हेलो एंड वेलकम टू पीएच पैथो हब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम सभी जानेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा कि कलेक्शन कैसे करें, लेकिन आज हम सीखेंगे कि हम स्पेसिमेन को रिजेक्ट कैसे करें, रिजेक्शन कैसे दें स्पेसिमेन को, कौन से स्पेसिमेन को हमें अपने लैब में नहीं रखना चाहिए या फिर उससे टेस्ट नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है स्पेसिमेन इम्प्रॉपरली लेबल्ड और अनलेबल्ड। कई बार होता है कि हम प्रॉपरली तरीके से उस स्पेसिमेन को लेबल नहीं कर पाते, या हमने नाम छोड़ दिया, या फिर हमने बारकोड छोड़ दिया, या फिर हमने नंबर छोड़ दिया। तो इससे क्या हो सकते हैं, स्पेसिमेन दूसरे के नाम से हम सभी रिपोर्ट कर देंगे, तो वो फिर आगे चलकर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो इन्हें नहीं करना है। दूसरा क्या है, स्पेसिमेन इम्प्रॉपरली कलेक्टेड और प्रिजर्व। कभी कभी होता है कलेक्शन इम्प्रॉपरली तरीके से हुआ हो, अच्छे तरीके से नहीं हुआ हो, हम उसे प्रिजर्व नहीं कर पाए, हम उसे फ्रीज में रखना भूल गए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वैसी स्थिति में स्पेसिमेन को रिजेक्ट कर देना है। वॉल्यूम नॉट सफिशिएंट। कई बार होता है कि हम कलेक्शन लेते हैं तो हम बहुत कम ब्लड ले पाते हैं, तो उसमें उस स्थिति में भी क्या होता है, हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि सारे टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए रिजेक्शन जरूरी है। इफ़ सीरम और प्लाज्मा इज ग्रोसी हीमोलाइज्ड। कई बार क्या होता है कि हीमोलाइज्ड हो जाता है, प्लाज्मा और सीरम हीमोलाइज्ड हो जाते हैं। हीमोलाइज्ड क्या है मैं आगे बताऊंगा। हीमोलाइज्ड हो जाते हैं तो उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, सीरम को रिजेक्ट कर देना चाहिए। Hemolysis means the liberation of hemoglobin after red blood cell have ruptured. Due to hemolysis, the serum or plasma assume pink to red color. कई बार होता है कि hemolysis का क्या कारण होता है कि hemolysis में आरबीसी सेल रप्चर हो जाते हैं, आरबीसी सेल टूट जाते हैं, तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, जो कि पिंक से रेड। अधिकतर हम देखेंगे तो सीरम या फिर प्लाज्मा का कलर येलोविश होगा, येलो टाइप का होगा, लेकिन वो पिंक टू रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम समझ जाना चाहिए कि ये हीमोलाइज हो सके हैं, मतलब इसका इसका हीमोग्लोबिन, इसका आरबीसी टूट चुका है, रप्चर हो चुका है। कई बार हीमोलाइसिस के चलते हीमोलाइसिस काउज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक चेंजेस इन मेजरमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एनालिसिस। कई बार हमें एनालिसिस करने में चेंजेस मिलते हैं, स्पेसिफिक और वो नॉन स्पेसिफिक चेंजेस मिल सकते हैं हमें रिपोर्ट्स में, तो इसलिए हीमोलाइसिस ब्लड को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे, हम नेक्स्ट बात करेंगे हीमोलाइसिस में अकर्स, किन किन कारणों से हीमोलाइसिस हो सकता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की है। यूजिंग टू स्मॉल नीडल्स। कई बार हम क्या करते हैं कि बहुत छोटे नीडल्स का उपयोग कर लेते हैं, जिसके कारण वो आरबीसी सेल ऑटोमेटिक रप्चर होना ही है। नेक्स्ट क्या है, फोर्सिंग द ब्लड थ्रू द नीडल। हम कई बार क्या करते हैं, हमें ट्यूब में ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम नीडल से ही ट्यूब में ट्रांसफ़र करने लगते हैं, तो हीमोलाइज होने के कारण हो सकते हैं ये भी। शेकिंग द ट्यूब्स। कई बार हम ट्यूब्स को बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिलाते हैं, तो वो भी। एक्सेस एंटीकोगुलेंट। कई बार होता है कि हम पहले तो अभी एंटीकोगुलेंट मिले हुए ट्यूब्स आते हैं, लेकिन पहले जब मिले हुए ट्यूब्स नहीं आते तो हमें एंटीकोगुलेंट डालना पड़ता था, तो एंटीकोगुलेंट जैसे ही हम डालते थे तो वो कई बार ज़्यादा हो जाता था, तो एक्सेस एंटीकोगुलेंट होने के चलते भी हीमोलाइसिस हो जाते थे। सेंट्रीफ्यूज इन हाई स्पीड बिफोर कंप्लीट ऑफ द क्लोटिंग। कई बार होता है कि हमने कलेक्शन लिया और उसे तुरंत सेंट्रीफ्यूज कर दिया, उसे सेडिमेंट होने नहीं दिया, तो कई बार उस स्थिति में भी हीमोलाइसिस होने के चांसेस रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ट्यूब। कई बार ट्यूब में पानी उपस्थित रहता है, जिसके कारण भी हीमोलाइसिस हो सकते हैं। और एक्सेस फ्रीजिंग। कई बार हम 2-3 दिन तक फ्रीज कर दिए हैं, उसे लगातार वो फ्रीजिंग हो रहा है, तो उस स्थिति में भी हीमोलाइज हो जाते हैं, आरबीसी सेल रप्चर हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन में रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण ये हीमोलाइसिस के कारण है। उम्मीद है आपको ये पूरा रिजेक्शन और हीमोलाइसिस समझ में आ गया होगा। नए हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें पीएच पैथो हब को, और प्लेलिस्ट चेक करें, बहुत सारे वीडियो हैं, नंबर और ईमेल है।